नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग CUET फिजिक्स के PCM ग्रुप के एक और पेपर के सॉल्यूशन को लेकर आए हैं, जो कि 21 मई 2023 के थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमको मिलता है सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिक यंत्र से, और ये क्वेश्चन बोलता है सर एक टेलीस्कोप है, एक दूरदर्शी है, एक दूरबीन है, जिसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी यानी ऑब्जेक्टिव की जो फोकस दूरी है FO वो है सर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो नेत्रिका की फोकस दूरी है FE वो सर 3 सेंटीमीटर देके रखी हुई है। यह 2 मीटर दूर रखे एक पैमाने पर केंद्रित किया जाता है, फोकस किया जाता है। मतलब सर वस्तु को हम लोगों ने यानी UO अपन लोगों ने ले लिया है, वस्तु कहां रख दी है, अभिदृश्यक से कितनी दूर सर 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर। बेटा इस 2 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया है क्योंकि बाकी सारा डेटा भी सेंटीमीटर में मेरे पास। ठीक है, चलिए पूछ क्या रहा है सर, ये पूछ रहा है सर आराम से देखने के लिए। अब आराम से का मतलब क्या है, रिलैक्स आए का मतलब, आराम से देखने का मतलब सर इसने हमको ये बता दिया है कि सर जो आपका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, फाइनल इमेज बनेगा सर इंफिनिटी पे बनेगा। इसका मतलब सर जो आपका ऑब्जेक्ट रखा था, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, वो फोकल लेंथ पे रखा हुआ था, फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे रखा हुआ था। मतलब UE की जगह आपको FE लिखना है। एक तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हमको मिल गई यहां से। अब हमको करना क्या है, पूछा क्या है सवाल में, तो द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस यानी लेंथ ऑफ ट्यूब हमसे पूछी हुई है बेटा, जो कि होता है VO प्लस UE। VO प्लस UE होता है, लेकिन क्योंकि यहां UE की जगह FE ही लिखना है, तो आंसर लाने के लिए बेटा तुमको सिर्फ इसका यूज करना है VO प्लस FE। अब तुमको FE की तो ज्यादा टेंशन है नहीं, FE तो तुमको गिवन है, तुम सिर्फ VO निकाल लो और यहां पर पुट कर दो। ठीक है, तो यहां देखिए हम लोग फर्स्ट लेंस के लिए सारा डेटा है हमारे पास, लगा देते हैं 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। जो जो वैल्यू हमको देके रखी है सवाल में सारी रख देते हैं सर। FO की वैल्यू हमको 30 दे रखी है, तो 1/30 हो गया सर। ये 1/VO यानी इमेज कहां बन रही है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, निकालना है। माइनस ऑब्जेक्ट कहां रखा है सर 200 सेंटीमीटर, और 200 सेंटीमीटर लेफ्ट है तो माइनस का 200। सर ये 1/30 हो गया, 1/VO हो गया, प्लस का 1/200 हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो 1/30 माइनस 1/200 बराबर 1/VO। इन दोनों का अगर हम लोग लघुत्तम ले, LCM ले, तो वो 600 के करीब आ रहा है ना, क्योंकि ये 200 है और ये 30 है, 600 के आसपास इसका LCM आ जाएगा। 600 इसका LCM हो गया सर 1/VO बराबर 600। 600 अगर हम लेंगे, एक 0 से 0 कैंसिल से 20 टाइम जाने वाला है, तो ऊपर आ गया सर 20 माइनस 600 200 से 3 बार जाने वाला है, तो यह आ गया 3, तो यह आ गया सर 17/600, या फिर VO बराबर आ गया 600/17, जो कि आ जाएगा बेटा लगभग 35.3 सेंटीमीटर। आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये 20 होता, अगर ये 20 होता हमारे पास 20 होता तो कितना हो जाता, 30 टाइम चला जाता, लेकिन ये 20 नहीं है, थोड़ा छोटा नंबर है, तो 30 से थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। डेफिनेटली आप सॉल्व करोगे तो 35.3 सेंटीमीटर आने वाला है। ठीक है सर, ये VO आ गया, तो अब हमको करना ही क्या है, हमको क्या करना है, लेंस ऑफ ट्यूब निकालना है सर, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब हम लोग क्या कर देंगे, हम L निकाल लेंगे, तो आ गया सर VO प्लस FE। VO की वैल्यू है 35.3 सेंटीमीटर प्लस FE हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो आ गया 38.3 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये?
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन है सर, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आता है तो वो जो वेवलेंथ एमिट करता है वो है लैम्डा। और व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज। एक वेवलेंथ दी है, दूसरी वेवलेंथ निकालनी है। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कई क्वेश्चंस हम लोग इस पे करते ही हैं कि पहले सर वेवलेंथ थी हमारी लैम्डा, मैंने लैम्डा लिख दी, और इस समय जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था तो कहां से कहां कर रहा था सर, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर। और जब मान लीजिए हमें अगली वेवलेंथ निकालनी है, उसको मैं लैम्डा प्राइम यानी लैम्डा डैश लिख दूं, तो ये किस ट्रांजिशन के लिए बुलाया है, थर्ड टू फर्स्ट। तो हम लोग क्या कर देते हैं सर, थर्ड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का स्क्वायर, बस इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपके पास लैम्डा डैश की वैल्यू मिल जाएगी। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो सर ये तो आ गया लैम्डा 1/1 माइनस 1/4 बराबर में आ गया लैम्डा डैश 1/1 माइनस 1/9। सॉल्व करेंगे 4 माइनस 1 यानी 3/4 लैम्डा, 9 माइनस 1 यानी 8/9 इंटू लैम्डा डैश। अगर आपको लैम्डा डैश निकालना है, 9 इधर पहुंचा देंगे, 8 इधर पहुंचा देंगे, कितना हो जाएगा सर, 9 इंटू 3 यानी 27 और 8 इंटू 4 यानी 32। लैम्डा डैश आ गया सर 27 लैम्डा अपॉन 32। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, 27 लैम्डा अपॉन 32। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द बॉटम ऑफ अ कंटेनर इज 6 सेंटीमीटर थिक ग्लास। एक कंटेनर का जो बॉटम वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, वो 6 सेंटीमीटर थिकनेस के ग्लास से बना है। सर ये 6 सेंटीमीटर थिकनेस किसकी है? ग्लास की है। ठीक है। द कंटेनर कंटेन्स अ थिक लेयर ऑफ वाटर। इस कंटेनर पे वाटर की एक लेयर भी है। और कितनी मोटी लेयर है सर? ये तो ये बोल रहा है सर 4 सेंटीमीटर वाइड एक लेयर है, थिक एक लेयर है जो कि वाटर से बनी हुई है। व्हाट इज द अपेरेंट पोजीशन ऑफ अ स्क्रैच ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉटम। बॉटम के आउटर सरफेस पे यहां पे अगर एक स्क्रैच रखा है तो उसका पोजीशन क्या होगा? स्क्रैच ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द ग्लास स्लैब व्हेन व्यूड थ्रू द कंटेनर। कंटेनर से देखने पे हमको कहां दिखाई देता है? मतलब इसका देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसमें डेफिनेटली या तो आपसे अपेरेंट हाइट पूछी होती है या फिर आपसे शिफ्ट पूछा होता है। अब यहां मैं अपेरेंट हाइट निकाल रहा हूं बेटा। अपेरेंट हाइट कैसे निकालते हैं? तो हम सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपको याद ही होगा, H डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बराबर H1 अपॉन म्यू1 प्लस H2 अपॉन म्यू2। इतना क्लियर है? तो हम देख रहे हैं सर H डैश जो है, हम लोग यहां से देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को, इस स्क्रैच को, तो सर कितनी हाइट पे हमको ये दिखाई देगा? वो H डैश हो गया। हम कहां से देख रहे हैं? एयर से देख रहे हैं, तो हमने 1 लगा दिया। पहली हाइट 4 सेंटीमीटर है और पहला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि ये पानी है इसलिए 4/3। दूसरी जो हाइट हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर है और इसका क्योंकि ये ग्लास है 3/2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये दोनों ही वैल्यूज हमको क्वेश्चन में गिवन भी है, पर अगर नहीं भी गिवन होती तो हमको याद होता है सर 4 से 4 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से 2 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो सर जो हाइट हमको मिलने वाली है 3 ऊपर चला गया प्लस 2 ऊपर चला गया, 4 हो गया सर 7 सेंटीमीटर। हमको सर ऊपर सरफेस से ये है 10 सेंटीमीटर नीचे, लेकिन दिख रहा है 7 सेंटीमीटर नीचे। मैं ऑप्शन की तरफ देखता हूं, एक भी ऑप्शन मैच नहीं होता। तो क्या करें सर? तो ऑब्वियसली सर अगर इसने अपेरेंट हाइट नहीं पूछी है तो शिफ्ट पूछा है
कैसे निकालते हैं, h माइनस एच डैश से। टोटल डिस्टेंस थी कितनी सर, 4 + 6 यानी 10। ऊपर से कितनी डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है सर, 7 पे। तो नीचे से कितनी डिस्टेंस पे शिफ्ट हुआ है वो, 3 सेंटीमीटर। तो सर नीचे से देखने पे वो हमको 3 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देने वाला है, मतलब ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से 3 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, तो यही उसने ऑप्शन में देके भी रखा है। शिफ्ट दिया हुआ है, अपेरेंट हाइट अपन लोग निकालते हैं इन जनरल, तो हमने निकाल ली थी। चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। बड़ा ही फेमस, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स है P एंड Q, जिनकी रेडियस, दोनों की रेडियस R है और दोनों में से जो करंट पास हो रहा है वो I है। कैप्ट परपेंडिकुलर प्लेन में ये इन दोनों को हमने रखा हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल देखें तो वो 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, आप सभी ने देखा होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप सर्कुलर लूप की वजह से, सर्कुलर वायर की वजह से अगर आप निकालेंगे तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है बेटा, फॉर्मूला याद ही होगा, अपन लोग बनाते हैं KI2π/R। तो देखो करंट दोनों से सेम बोल रहा है, करंट सेम हो गया, रेडियस दोनों की सेम बोल रहा है, K और 2π नंबर है, तो सारी चीजें सेम हो गई, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो गया। तो सबसे पहली चीज, ये जैसे ये हम पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहली चीज जो समझ में आती है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों बराबर होंगी, और दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट कहां होगा, ठीक इसके बीच में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। बीच में मतलब सर ये टोटल 90 है, तो कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। तो सर ये तो सवाल ही खत्म हो गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एंगल 90 दे रखा है, एंगल 60 दे रखा है, और ये तो 0 ही बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको जानते हैं सर नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी, तो सर इतनी होगी। आप ये फॉर्मूला लगा करके इसको निकाल भी सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला भी है। बी नेट अगर निकालना है तो √B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको भी अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बराबर हैं। तो अंडर आ जाएगा सर B² + B², 2B² मतलब B√2। तो ये √2 वाला आंसर आने वाला है, अपॉन का जो 2 आएगा K में μ0/4π से, उससे भी कटने वाला है, और ये ऑप्शन नंबर सी इजीली आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो हमको इतना समय एग्जाम में देना ही नहीं होता, हम डायरेक्ट देखते हैं सर कि अगर दोनों बराबर है तो एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, जो रिजल्टेंट का एंगल है 45 डिग्री होना चाहिए, और वो हम लोग देखते ही अपन ने आंसर लगा दिया कि सी वाला ऑप्शन आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। इन चारों में से कौन सा 100% करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो सर पहला डायग्राम अंदर बोल रहा है सर इंटेंसिटी 0 है, मान लिया सर। डेंसिटी 0 है, मान लिया सर, अंदर से खाली है। पोटेंशियल अंदर 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया सर। दूसरे में क्या बोल रहा है सर, अच्छा V0 भी दिया है, चालक की सतह पर विभव। सर अंदर इंटेंसिटी 0 है, खोखला है, तो अंदर डेंसिटी कैसे 0 नहीं होगी, ये भी 0 होगी, ये भी गलत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, इसमें सर इंटेंसिटी 0, डेंसिटी 0, पोटेंशियल सरफेस के बराबर। इंटेंसिटी 0, डेंसिटी 0, पोटेंशियल सरफेस के बराबर, पर दोनों में से सही कौन सा है, कैसे बताएं। तो देखिए ध्यान से, यहां सारी लाइन ऑफ फोर्सेस 90 डिग्री पर है, और यहां कुछ तो 90 पे है लेकिन बाकी किसी एंगल पे दे रखी है, 90 देख ही नहीं रखा। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है इट इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्योंकि यहां पर कुछ लाइंस ऐसी है जो 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। 100% करेक्ट अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिलता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी चुंबकीय संवेदनशीलता एक्स, जिसको हम काई बोल सकते हैं, तो यह संवेदनशीलता मैं इसको एक्स ही बोलूंगा। तो एक्स जो है इसकी वैल्यू -0.5 है, और माइनस किसका होता है, ससेप्टिबिलिटी।
केवल एक ही तरह के सब्सटेंस का, जिसका नाम है सर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक का पॉजिटिव होता है लेकिन छोटा होता है, फेरोमैग्नेटिक का पॉजिटिव होता है बहुत बड़ा होता है। केवल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसका काई नेगेटिव हो सकता है। तो डायमैग्नेटिक यानी इनको हम प्रतिचुंबकीय भी बोलते हैं। इसका शुद्ध हिंदी में जो नाम आता है वो आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला देखें सर, क्वेश्चन नंबर 7, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें ध्यान से देखना कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। जैसे मैं काम करता हूं, मैं यहां पर के निकाल लेता हूं। पहले ही ऑप्शन देखा, देखिए रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन। इसको देखिए, थोड़े स्मार्टली इन क्वेश्चंस को करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द कॉइल, यानी चुंबक और कुंडली के बीच में जो सापेक्षिक गति होती है उसी के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। तो बिल्कुल सही है सर, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैं चेक करूंगा सर ए किस किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, पर इसमें नहीं है, तो ए तो आंसर हो गई नहीं मेरा। दूसरा देखिए सर, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स सर बल रेखाओं की संख्या है, फील्ड लाइंस के नंबर हैं, तो वो तो कभी वेक्टर हो ही नहीं सकता, ये गलत है, स्केलर होगा। तो हम देखेंगे बी जो है वो गलत है। तो बी किस किस में सही आंसर दिया हुआ, देखो इसमें दिया था तो ये गलत है, इसमें भी बी सही दिया है, ये भी गलत है, इसमें भी बी सही दिया है, ये भी गलत है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे आप नहीं भी देखें तो क्लियर है सर, ए सही होगा, सी सही होगा और ई सही होगा। ई वाला देख लो, लेंज लॉ गिव्स द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो बिल्कुल सही बात है। मतलब सर ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, कंफर्म भी कर लिया हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी चीजों को देखने की यहां जरूरत है ही नहीं, आप चाहें तो देख भी सकते हैं कि सी और सी वाला सही है, ई वाला सही है। सी बोल रहा है इन ए क्लोज्ड कॉइल मैग्नेट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि बिल्कुल सही है। और एडी करंट अपोजेस द मैग्नेटिक ब्रेकिंग, तो ये गलत है, एडी करंट ही ब्रेक लगाता है, अपोज नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन जो कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर है। सबसे पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, क्या है वो, AM अपॉन AC। क्या दिया है सर, मैसेज सिग्नल का पीक वैल्यू, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 2, यूज टू मॉड्यूलेट करियर वेव का पीक वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड ऑफ करियर वेव है 10, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया 0.2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, लास्ट के दोनों पेपर में भी इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए देखें आगे। द डिप्लेशन लेयर हैज लार्ज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सर डिप्लेशन लेयर या हम जिसको बोलते हैं अवक्षय परत, जिसको इन्होंने हास परत भी लिखा हुआ है, इस लेयर में ये सर जंक्शन के पास बनती है, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड में संधि के पास एक परत बन जाती है जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही उसमें होल होते हैं। तो ऐसी लेयर है, इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका जो प्रतिरोध है सर बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा है क्योंकि इट हैज नो चार्ज कैरियर्स, इसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर चार्ज कैरियर होते तो उसमें धारा प्रवाहित होती, उसमें उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिरोध है, मतलब उससे धारा प्रवाह करना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर आइसोबार। तो किस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के लिए ये आइसोबार है, मतलब कौन सा पेयर है जो आइसोबार है। आइसोबार बेटा वो होते हैं जिनके मासेस सेम होते हैं। तो पहला ऑप्शन, इसका मास 2 है, इसका 3 है, गलत। इसका 3 है, इसका 3 है, बिल्कुल सही है। 98, 97 गलत, 1, 3 गलत। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। केवल आपको पता होना चाहिए कि आइसोबार क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखें।
विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो सर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम उसको बोलते हैं जो वोल्टेज को डिक्रीज कर दे, वोल्टेज को कम कर दे और करंट को इंक्रीज कर दे, करंट को ये बढ़ा दे। तो सर करंट है वो जिसको ये बढ़ा देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको अगर देखेंगे तो क्या बोल रहा है सर, एक ग्राफ दिया हुआ है आपको प्लेटिनम वायर के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे, T1 पे ग्राफ इस तरह से है, T2 के पे ग्राफ इस तरह से है। द टेम्परेचर डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू। तो सर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इन चारों में से। तो क्या करें सर, सबसे पहले तो अपन ये याद रखें कि सर टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो रेजिस्टेंस से है। अपन लोग जानते हैं रेजिस्टेंस बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस रेजिस्टेंस के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। और क्योंकि V और I का ग्राफ है ये, तो R निकालना बहुत आसान है। पहले देखिए, मैं पहले वाले के लिए स्लोप निकाल देता हूं। T1 के लिए मान लो M1 स्लोप निकालता हूं, तो कैसे निकलेगी सर, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट अपॉन x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, यानी ये आ जाएगा सर V1 अपॉन I1। सर स्लोप को तो हम m को तो हम थीटा से भी मेजर कर सकते हैं। ये लाइन यहां से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इसको तो हम लोगों ने लिख लिया, m को क्या लिख लिया बेटा, m को मैंने लिख लिया tan थीटा। अब ये कौन सा थीटा लेना है सर, ये वाला थीटा लेना है। क्लियर है, चलिए बराबर V1 अपॉन I1 को तो मैंने कह दिया R1, यानी रेजिस्टेंस जो होगा पहले कर्व का वो होगा tan थीटा। अच्छा, दूसरे कर्व के लिए बात करें, इसके लिए M2 निकालें तो आएगा सर V2 अपॉन I2 से। M2 सर क्या है, तो M2 है इसका स्लोप, ये वाला स्लोप, पर ये एंगल तो दिया ही नहीं है सर, पर ये एंगल तो दिया है थीटा। अगर ये थीटा है, ये टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा। एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल है 90 माइनस थीटा नहीं होगा। तो इसको लिख देता हूं सर मैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू R2, या tan 90 माइनस थीटा तो होता है बेटा cot थीटा, तो मेरे पास आ गया cot थीटा इज इक्वल टू R2। तो मेरे पास दोनों वैल्यू है R1 R2। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस T2 माइनस T1 मुझे देखना है किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वो होगा R2 माइनस R1 के। बस इसी को सॉल्व करना अब हमारा पूरा उद्देश्य है। R2 R1 दोनों की वैल्यू देके रखी हुई है, जैसे कि यहां मैं लिखूंगा T2 माइनस T1, तो R2 है हमारे पास cot थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो अब मैं यहां पे T2 माइनस T1 को आगे और सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान से आप देखेंगे T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot को लिख दिया बेटा मैंने cos थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस tan थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और यहां देखिए आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम अगर मैंने इसका ले लिया, एलसीएम अगर मैंने इसका ले लिया तो क्या आने वाला है सर, ये एलसीएम आ जाएगा सर साइन थीटा कॉस थीटा, यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सर ये तो पहचानने में भी आ रहा होगा आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस 2 थीटा है, और अपॉन में क्या है सर, साइन थीटा कॉस थीटा। तो सर ऊपर 2 थीटा है तो नीचे भी 2 थीटा बनाना पड़ेगा आपको। कैसे बनाएंगे सर, तो हम 2/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख देंगे। उससे क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, जो टेम्परेचर डिफरेंस है T2 माइनस T1, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, मतलब T2 माइनस T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू cot 2 थीटा के। लेकिन 2 तो नंबर है ना,
इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot 2 थीटा। क्लियर है? तो जैसे ही आप रेजिस्टेंस का डिफरेंस निकालेंगे तो cot थीटा tan थीटा आएगा। तो यहां आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं cot और tan में, कि उसको आप 2 में कैसे कन्वर्ट करो, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके पास 2 थीटा के। ठीक है, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली पहुंच जाओगे और ऑप्शन नंबर डी को राइट लगा दोगे, जो कि करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए क्या स्टेटमेंट है, तो यहां मैं सारे ऑप्शन देखता हूं। देखिए थोड़ा सा स्मार्टली करना पड़ेगा, क्योंकि सभी को पढ़ेंगे तो टाइम हमको कम पड़ने वाला है। तो हम लोग देख रहे हैं सर ए किसी में नहीं है, तो ए नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा। बी है किसी में, हाँ देखिए ज्यादातर ऑप्शन में ई दिखाई दे रहा है मेरे को, तो मैं पहले ई को ही चेक कर लेता हूं। ई क्या है? फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने सबने पढ़ा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी किस पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो ई वाला तो सर हो गया गलत। तो सर ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, मैक्सिमम में ई वाला गलत हो गया, तो ये सही हो ही नहीं सकता, ये सही हो ही नहीं सकता, ये भी सही हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी हम चेक कर लेते हैं, सी और डी सही है। देखो ई तो गलत था, सी सही है क्या? तो ये तो फॉर्मूला है बेटा, बिल्कुल सही है। और डी सही है। डी बोल रहा है सर फोटो करंट बिकम जीरो एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देते हैं, इसीलिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो वहां जब इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर रहे हैं और चार्ज ने मूव करना बंद कर दिया, तो करंट भी जीरो हो जाएगा। सी और डी सही है। ए और बी को चेक करो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को हम सर क्या कहते हैं? उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव कहते हैं, ना कि सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन पोटेंशियल नहीं बोलते, संतृप्ति क्षमता नहीं बोलते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये भी गलत है। अभी हमने देखा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अच्छा ये कहां से बना है? तो सर ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फैक्टर्स अफेक्टिंग पे से बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1.5 ओम। तो 3 वोल्ट का सर पोटेंशियल डिफरेंस है, V है। 1.5 ओम का रेजिस्टेंस मुझे देके रखा हुआ है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। समय भी दे रखा है सर 1 सेकेंड, और n आपसे पूछा है, n आपसे पूछा हुआ है, और E की वैल्यू दे रखी है, जिसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत हमको है नहीं। ये जरूर समझ में आता है सर V बराबर IR और I बराबर Q इंटू T, यानी करंट, और करंट में भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी क्वांटाइजेशन तक हमको पहुंचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहली चीज तो ये समझें अपन कि कैसे हम लोगों को क्या निकालना है। हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। कैसे निकालेंगे सर? तो हम सबसे पहले तो कनेक्टिविटी ढूंढते हैं सर। V इज इक्वल टू IR से पहले I निकालें। V दे रखा है 3 वोल्ट का, I हमको निकालना है। R दे रखा है 1.5 वोल्ट का। आप देखोगे तो 1.5 से 3 को काट दोगे 2 बार। करंट आपके पास कितना आ गया सर? I आ गया सर 2 एम्पियर। अब I से हम N तक कैसे पहुंचे? तो I को पहले लिख देते हैं Q अपॉन T। Q अपॉन T बराबर 2 एम्पियर। तो सर चार्ज तो ठीक है, टाइम अपने को 1 सेकेंड दे रखा है। जैसे ही आप यहां पे 1 सेकेंड पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? Q बराबर 2। जो Q है वो 2 के बराबर है, मतलब सर Q को भी आप लिख सकते हो NE बराबर 2। आपको तो N निकालना है, E अपॉन में पहुंचा दो, N इज इक्वल टू 2 अपॉन E, या 2 इंटू 6.25 10 रेज़ टू पावर 18।
तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा 12.5 इंटू 10⁻18, या यहाँ ऑप्शन में आप देखो सारी पावर्स 19 है, तो डेसिमल को शिफ्ट कर लेंगे, डेसिमल इधर पावर इधर, तो हमको समझ में आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन है सर, इतने इलेक्ट्रॉन है जो आपको लगेंगे। ठीक है, चलिए तो इतने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे पास। आगे देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में, देखिए बहुत ज्यादा चीज थी नहीं, करंट, हमको करंट तक पहुंचना था, V इज इक्वल टू IR से करंट आ गया, करंट में टाइम रख दिया तो Q आ गया, Q से हम N पे पहुंच गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको और शॉर्ट में भी किया जा सकता है, पर आप अभी ऐसे ही इसको करें। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is performed using a source of white light। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सपेरिमेंट व्हाइट लाइट से किया गया है। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है, ज्यादातर ऑप्शन देखो यहां पे कॉमन ऑप्शन दिख रहा है सी सी सी, इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन ज्यादातर जगह दिखाई दे रहा है, तो मैं सी ऑप्शन को ही पहले चेक कर लेता हूं। अच्छा, डी भी ज्यादातर जगह दिखाई दे रहा है, तो सी और डी सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, सी और डी को पहले चेक कर लेता हूं। तो डी बोल रहा है सर देयर विल बी नो कंप्लीटली डार्क फ्रिंज, जो कि सही है। जब हम व्हाइट लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको कोई भी डार्क फ्रिंज नहीं मिलती, तो डी ऑप्शन तो सही है। सी देखें सर, द फ्रिंज नेक्स्ट टू सेंटर फ्रिंज विल बी रेड, जो कि गलत है। आप सब जानते हैं सर, सेंट्रल जो व्हाइट रहेगा, अगर ये सेंट्रल ब्राइट है तो इसके बाद वॉयलेट कलर होता है, और फिर धीरे 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 हम लोग रेड कलर से के तरफ जाते हैं। व्हाइट लाइट के एक्सपेरिमेंट में होता है ये। तो सर द फ्रिंज नेक्स्ट टू सेंट्रल ब्राइट इज रेड, जो कि गलत है, तो सी जिस में आ रहा है ना वो गलत है। पहले वाले में आ रहा है, सी वाले में आ रहा है, डी वाले में आ रहा है, लेकिन बी वाले में नहीं आ रहा। ए, बी और डी यही करेक्ट है, तो ए और बी को चेक कर लेते हैं, सही है क्या? द सेंट्रल फ्रिंज विल बी व्हाइट, बिल्कुल सही है। द फ्रिंज नेक्स्ट टू सेंट्रल व्हाइट विल बी वॉयलेट। ठीक है, इसके बाद बैंगनी रंग की हमारे पास फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? मतलब टाइम बचाने के लिए आप देख लें कि मैक्सिमम कौन सा टर्म है जो चारों ऑप्शन में आ रहा है, तो पहले उनको चेक कर लें, क्योंकि उनके चेक होते ही हमारे आंसर के पास पहुंचने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर द स्ट्रेट वायर इज फिक्स्ड बट द लूप कैन मूव अंडर मैग्नेटिक फोर्स। सर इस वायर को हमने फिक्स कर दिया है, लेकिन ये जो है ये फ्री टू मूव है, ये चल सकता है सर, मूव कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि किधर चलेगा, ये रुका रहेगा, ये वायर की तरफ चलेगा, वायर से दूर जाएगा, या वायर के चक्कर लगाएगा। तो देखो आपने देखा ही होगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सेम डायरेक्शन में जब करंट पास होता है, इस के ऊपर फोर्स किधर लगने वाला है, तो सर सेम डायरेक्शन है, तो ये तो अट्रैक्ट करने वाला है। मान लीजिए F1 फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये अपोजिट है, देखो वायर में ऊपर जा रहा है और इस वायर में नीचे जा रहा है, इसको रिपेल करेगा F2 से। ये जो वायर है इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि सर ये पास में है तो ज्यादा फोर्स लग रहा होगा यहां पे, यानी F1 जो है, F1 डेफिनेटली F2 से बड़ा है, और सर F1 बड़ा है यानी अट्रैक्शन बड़ा है, तो ये अट्रैक्ट होगा, यानी ये इस तरफ खींचा चला आएगा। ठीक है, तो कौन सा है सर? मूव टुवर्ड्स द वायर, ऑप्शन नंबर बी, तार की ओर बढ़ेगा, जो कि सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या कारण है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की कौन बताता है? तो इंटरफेरेंस तो नहीं बताता, दोनों तरह की वेव में होता है, डिस्पर्जन भी दोनों तरह की वेव में होता है, पोलराइजेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होगा, लेकिन मैकेनिकल वेव में यानी ट्रांसवर्स वेव में तो होगा,
लेकिन ट्रांसवर्स में भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। डिफ्रैक्शन भी दोनों में होता है, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे देखें। यूजिंग द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ 816 ऑक्सीजन। तो सर ये कैलकुलेशन बहुत लंबा कैलकुलेशन है, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं बेटा। आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो सर हम लोग मास डिफेक्ट निकालना चाह रहे हैं। मास डिफेक्ट केजी में कैसे निकलता है उसको बताता हूं। मास डिफेक्ट हम लोग निकालते हैं कैसे? तो सर मास डिफेक्ट तो निकलेगा डेल्टा एम बराबर, हम एक काम करते हैं सर, प्रोटॉन का मास ले लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लेते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब जेड। ठीक है सर। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टोटली प्रोटॉन का मास हो गया। टोटल न्यूट्रॉन का मास कितना है सर? तो न्यूट्रॉन का मास तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड और मास ऑफ न्यूट्रॉन एम एन, और इसमें से हम लोग न्यूक्लियस का मास हटा देंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस घटा देंगे। सारी वैल्यूज आपको देके रखी हुई है बेटा। ये जो मास आएगा आपका केजी में आएगा, इसको कन्वर्ट करना है आपको इस यूनिट में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में। तो आप क्या करोगे? जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा डेल्टा एम का, क्योंकि जेड की वैल्यू हमको दे रखी है, क्या है सर? ये जेड है हमारे पास 8, ये जेड है। जेड बराबर कितना देके रखा है सर? 8। और सर ये ए माइनस जेड कितना दे रखा है? ए माइनस जेड भी 8 हो जाएगा, क्योंकि 16 माइनस 8 मतलब 8। मास ऑफ न्यूक्लियस देके रखा हुआ है हमको, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा। इलेक्ट्रॉन का मास इतना, प्रोटॉन का मास इतना, न्यूट्रॉन का मास इतना, और न्यूक्लियस का मास इतना, सारे मास हमको दे रखे हैं। ये मास डिफेक्ट सर केजी में है। जो भी ये मास डिफेक्ट आया केजी में, इन केजी, आप इसका मल्टीप्लाई कितने से कर लोगे? 931.5 इन्होंने दे रखा है, तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना आप, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लंबा कैलकुलेशन है, डेसिमल वाला है, उनको प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ऑब्वियसली आप ये कर पाएंगे, केवल टाइम कंज्यूमिंग है, बस थोड़ा सा आपको स्पीड रखनी पड़ेगी बस। बाकी इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पिछले दोनों पेपर में आपको देखने को मिला था, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। सर आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है कितनी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी का आधा ही काइनेटिक एनर्जी होती है, और दोनों का साइन अलग अलग होता है। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है और पोटेंशियल नेगेटिव। तो वैसे भी अपने को पता है पोटेंशियल नेगेटिव ही होती है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो ही गए, बी वाला और सी वाला, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब अपने को बस इतना पता है सर यू निकालना है, तो U इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के। काइनेटिक एनर्जी से 2 गुना आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये 13.6 है, तो ये 27 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी गलत हो गया। क्लियर है क्या ये? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी तो बराबर ही होती है, तो इसका भी आंसर 13.6 आएगा, लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, इसलिए हमने यहां पे माइनस ले लिया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। तो देखिए डायग्राम बनाए हम, क्या डायग्राम है? तो एक प्रिज्म है आपके पास, ये रहा एक प्रिज्म। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेते हैं हम लोग। अ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। सर एक लाइट है, एक रे है, जो कि सर 90 डिग्री के एंगल से नॉर्मली इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, इस तरह से आकर के एक इक्विलेटरल प्रिज्म यानी समबाहु प्रिज्म पर। और समबाहु प्रिज्म बोलते ही इसने ये बता दिया कि इसका एंगल 60 डिग्री का एंगल है। ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इस प्रिज्म का सर
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है, म्यू भी दे रखा है, कितना दे रखा है 2/√3। द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी, आपसे पूछा है कि डेविएशन एंगल कितना होगा, लाइट कितना डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए डेविएशन एंगल निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। तो आपको चाहिए क्या, डेल्टा चाहिए, ए आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है सर 30 डिग्री प्लस डेल्टा आपको निकालना है, आई कितना दे रखा है। तो देखिए नॉर्मल अगर मैं यहां पे बना करके देखता हूं एक नॉर्मल, तो ये नॉर्मल के साथ साथ आ रहा है, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बच्चे 90 रख देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से नापते हैं, इस सरफेस से नहीं। तो यहां आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। अब आपको सिर्फ ई चाहिए, अगर आपको ई मिल गया तो डेल्टा निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब सर सवाल यह है कि आपको ई कैसे मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, देखिए ध्यान से इस डायग्राम को, ये 90 डिग्री से ऐसे गया तो सीधे सीधे निकल जाएगा, यहां कहीं टकराएगा। अच्छा ये 60 है, ये 90 है, तो क्या ये 30 होगा। अच्छा अगर ये 30 है सर, और मैं यहां पे एक नॉर्मल बना देता हूं, यहां पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, और ये टोटल 90 और ये 30 है, तो क्या ये एंगल 60 डिग्री नहीं हो जाएगा। मतलब सर इस सरफेस का एंगल है मेरे पास, इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जाना इसको भले ही ऐसे चाहिए पर ये ऐसे जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है एयर का, ई मेरे को मिल जाएगा। ई निकालने के लिए सेकेंड सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाने वाला हूं मैं। चलिए ध्यान से देखेंगे सभी, सेकेंड सरफेस पे मैं क्या लगाने वाला हूं, स्नेल्स लॉ लगाने वाला हूं बेटा। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है सर μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 की वैल्यू, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है, पहला एंगल 60 डिग्री है सर नॉर्मल के साथ, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर है तो 1 ही होगा, और दूसरा एंगल है ई जो मुझे चाहिए। अच्छा सर 2/√3 सेम टू सेम है, लेकिन साइन 60 होता है √3/2 बराबर साइन ई। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा, √3 से √3, 2 से 2 कैंसल सर, साइन ई की वैल्यू आ गई है 1, और साइन ई अगर 1 आ गया है मतलब ई इज 90 डिग्री। 90 डिग्री आते ही हम यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, और क्या बन जाएगा सर 30 प्लस डेल्टा बराबर 90, या 30 इधर आ जाएगा, डेल्टा बराबर 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था सर, और बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, ये जरूर आपने किए होंगे। स्नेल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन प्रिज्म में डेफिनेटली आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द कलर ऑफ थर्ड बैंड ऑफ कलर कोडेड कार्बन रेजिस्टर। मतलब बेसिकली देखिए इसने क्वेश्चन में आपको कलर बताना है बैंड के, और कलर कैसे हम पता करते हैं, तो हमको एक वो ट्रिक याद है, सबको याद हो तो, बीबी रॉय, जिसको मैं बोलता हूं ब्लैक ब्राउन रॉय। ब्लैक ब्राउन रॉय जो कि 0, 1, 2, 3 और 4 इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। पर यहां एक बेसिक मिस्टेक क्या करता है, ये बात तो बच्चे को याद रहती है, वो ये रेजिस्टर की वैल्यू नहीं देखता। वो देखता है कि रेजिस्टेंस दे रखा है 2.3 इंटू 10⁻²। बच्चा जनरली देखता है कि सर पहला कलर, दूसरा कलर और तीसरा कलर बताती है पावर, तो वो देखता है 2 है और 2 रेड कलर है, तो ए आंसर लगा के गलती कर देता है। लेकिन वो भूल जाता है कि सर इसमें डेसिमल नहीं आता है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेसिमल इधर शिफ्ट करोगे पावर कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये एक्चुअल में जो नंबर लिखा है वो लिखा है 23 इंटू 10⁻⁻1। मतलब जो आप थर्ड कलर ढूंढ रहे हो वो आप 1 से ढूंढोगे,
और 1 कौन ऐसा कलर है सर? ब्राउन कलर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स 7/6 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। एक सर कैपेसिटर है जिसका जो इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस इतना इज इंट्रोड्यूस इन द बिटवीन प्लेट्स, देखिए दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, तो वो जैसे एक मीडियम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में किसी थिकनेस का एक पार्शियल मीडियम हमने रख दिया, मतलब पूरे दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस डी है तो ये जो थिकनेस दी हुई है हमको, थिकनेस टी, ये दे रखी है 2/3 ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये अगर हम रख देते हैं तो 7/6 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, तो मतलब मीडियम आने के बाद जो कैपेसिटेंस है 7/6 टाइम्स हो जाएगा रियल कैपेसिटेंस के। चलिए ठीक है, वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब इज, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपसे पूछा हुआ है। तो ये रहा सर डायग्राम, Cm इज इक्वल टू 7/6 इंटू सी। तो सर Cm कैसे लिखे हम? पार्शियली फिल्ड है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K इज इक्वल टू 7/6 टाइम्स ऑफ C, यानी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब देखिए ऊपर के जो नंबर है ये आपस में कैंसिल होने वाले हैं और हमारे पास इधर क्या बचने वाला है? इधर बचने वाला है और इधर भी बचने वाला है। अपॉन में तो इनवर्स कर रहा हूं बेटा मैं, तो यहां आ जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाय के और यहां आ जाएगा 6D अपॉन 7। अच्छा ठीक है सर, हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, मतलब ये जो सर 6D है DD एक तरफ कर देते हैं और इनको हम लोग एक तरफ कर देते हैं। अच्छा थिकनेस की वैल्यू भी दे रखी है हमको 2/3D 2/3D, तो सब एक तरफ ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अपन लोग कर लेते हैं इसको। पहले काम करते हैं, DD एक तरफ कर लें। कैसे करेंगे सर? तो ये दोनों टर्म्स को हम इस तरफ ले जाएंगे और इस टर्म को इधर ले आएंगे। कितना बचा सर? D, और ये प्लस का 6/7D इधर आएगा तो 6/7D माइनस का हो जाएगा, माइनस का T उधर जाके प्लस का T हो गया सर, और प्लस का T बाय K माइनस का T बाय K हो गया। चलिए 7 माइनस 6 यानी 1, तो ये यहां आ गया सर D/7 बराबर में, यहां देखो क्या लिखा है सर, T कॉमन निकाल लें हम यहां से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय K, और T की वैल्यू कितनी है? T की वैल्यू है सर 2/3 ऑफ D, तो वैल्यू यहां पे रख रहा हूं मैं, D/7 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ D 1 माइनस 1 बाय K। जो कैंसल आउट हो रहा है बेटा कैंसल आउट कर लें, D से D कैंसल हो गया, 3 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, तो हो गया सर 3/14 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय K। अब यहां से अपने को थोड़ा सा और सॉल्व करना है बेटा, किधर सॉल्व कर लें इसको? तो इसको थोड़ा सा इधर जगह अलग से लेकर के सॉल्व करते हैं इतने इतने एरिया में। तो क्या बचा सर? यहां बचा सर 1 उधर 1 बाय K इधर, तो 1 बाय K इधर आके पॉजिटिव, उधर 3/14 जाके नेगेटिव, तो 1 माइनस 3/14, 1 माइनस 3/14, 14 माइनस 3 मतलब 11/14, यानी K इज इक्वल टू 14/11। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ आपको फॉर्मूले दोनों याद होने चाहिए थे, बाकी सारी चीजें केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है बेटा, जो कि आप हार्डली यहां मुझे एक एक स्टेप लिखना होता है, आप थोड़ा डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं तो आपको मुझसे भी ज्यादा कम समय लगेगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is rotated in an electric field of magnitude E from the most stable to most unstable orientation। मतलब सर मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल ओरिएंटेशन, अगर फील्ड इस तरफ की थी और आपका डायपोल ऐसा रखा हुआ था तो आपने उसको ऐसे रोटेट कर दिया है 180 डिग्री से। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, तो बेटा फॉर्मूला आपको याद होगा, W बराबर PE
1 माइनस कॉस थीटा, थीटा क्योंकि 180 डिग्री है और हमको ये भी पता है सर कॉस थीटा यानी कॉस 180 इज इक्वल टू -1। और सर अगर आपने यहां पे -1 लिया तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, तो W इज इक्वल टू 2PE इज द करेक्ट ऑप्शन। डेफिनेटली आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में जरूर देखा होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, द एनोड वोल्टेज ऑफ अ फोटो सेल इज केप्ट फिक्स्ड, द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड इज ग्रेजुअली चेंज्ड। आप सर लैम्डा चेंज कर रहे हो, है ना? मैं इंक्रीज करके देखूंगा, ग्राफ दे रखे हैं क्योंकि, तो इंक्रीज करके बढ़ा करके देखता हूं ग्राफ में इसको क्या चेंज आ रहा है। द प्लेट करंट आई ऑफ द फोटो सेल वेरीज एज फॉलो। ठीक है, मतलब देखिए यहां पे आई दे रखा है इंटेंसिटी, सॉरी करंट, ये आपको करंट देके रखा हुआ है। करंट को मैं स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, कैपिटल आई को इंटेंसिटी से, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस बना रहे। हम जानते हैं सर कि जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है ना, तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा से आप जानते होंगे एनर्जी डिक्रीज होती है। एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो सर इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। तो सर अगर हमारे पास एनर्जी डिक्रीज हुई है, मतलब कि ये जो ग्राफ है, ये जो आपको फोटो करंट दिखाई दे रहा है, ये भी कम होने वाला है। ठीक है, इसलिए जो फोटो करंट है आई नॉट, ये भी डिक्रीज होने वाला है। और एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए यहां बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, यहां भी बढ़ रहा है यहां भी बढ़ रहा है, एकमात्र ग्राफ है जिसमें करंट कम हो रहा है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ग्राफ होगा। ये भी आपने अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फैक्टर्स को पढ़ा होगा तो आप आसानी से लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखें। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज, क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है क्या? तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं है। अच्छा, इसका यूनिट तो वेबर है, इसका यूनिट तो वेबर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं है, तो बी का यूनिट है। तो पहला वाला गलत है सर। अच्छा, फ्लक्स है तो स्केलर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर भी गलत, ये वेक्टर भी गलत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका यूनिट होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, और आप जानते भी है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा से यूनिट निकालो तो यही आता है, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस, तो सर एक वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड हम देते हैं जिससे उसमें करंट पास होता है और वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो इसका आंसर होगा ओनली मैग्नेटिक फील्ड। केवल वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, विद्युत क्षेत्र तो हम ही उसको दे देते हैं। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है सर, टू लेंसेस ऑफ पावर 3 डायोप्टर और -1 डायोप्टर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस वुड बी। तो सर पहले कंबाइंड लेंस की पावर निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट पावर निकाल लें तो वो आएगा P1 प्लस P2 से, यानी 3 - 1 यानी 2 डायोप्टर। और सर एक बार अगर पावर 2 डायोप्टर आ गई तो पावर की जगह आप 100/F लिख दो सेंटीमीटर में, 2 डायोप्टर, तो कितना आ जाएगा, F इधर 2 इधर, 100/2 इज इक्वल टू F इन सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो सही जवाब रहेगा। तो देखिए बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ डेल क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ ले जाने के लिए इस डेल क्यू चार्ज को अगर आप ले जाना चाहेंगे तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो देखो हर जगह रेडियस बराबर है, चार्ज भी सेम है, ये सरफेस एक समविभव सरफेस है, समविभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को चलाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वर्क डन 0। तो देखिए इतने डायरेक्ट क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, हमको सही वाला स्टेटमेंट यहां से चूज करना है। और देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये,
इस क्वेश्चन में हमको देखिए थोड़ा सा स्मार्टली हम लोग अगर देखें तो ये शुरू में देख के समझ में आ जाता है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस 1 से कम होती है और नेगेटिव होती है। ई वाला गलत है, ई वाला किसी में सही दिया हुआ भी नहीं है, इसमें देख के रखा हुआ था, ये गलत है। डी चेक कर लेते हैं कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस 1 से बहुत ज्यादा होती है, जो कि 100% करेक्ट है। तो डी वाला ऑप्शन इसने डी सही नहीं दिया, तो ये तो गलत है। 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, डी दोनों में, सी दोनों में। ए और बी को हमको चेक करना पड़ेगा। ए और बी में देखिए तो ए को ही हम लोग देख लेते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि गलत है। मतलब सर जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, जबकि उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो पहला वाला गलत है, तो ये आंसर आ नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब बी, सी और डी ये तीनों सही है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो कि 100% करेक्ट है, हम लोग जानते हैं, यानी ये सही है। और सी वाला जो है, एट हायर इनफ टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी तापमान। चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा गुण है जो आवेश का नहीं है? क्वांटाइजेशन तो है सर, स्केलर तो चार्ज स्केलर ही होता है, एडिटिव भी होता है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ मोनोक्रोमेटिक विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ, एक वर्णी दृश्य प्रकाश जो है बना होता है सर एक ही रंग से और एक ही तरंग दैर्ध्य से, यानी लाइट ऑफ सिंगल कलर एंड सिंगल वेवलेंथ, उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक कलर, और एक कलर मतलब एक वेवलेंथ। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 32 है, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन वैक्यूम इज इतना। सर मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है 610 नैनो टेस्ला है ना, टेस्ला है बेटा, कैपिटल टी है ये, तो नैनो को हम लोग लिख देंगे 610 10⁻⁹ टेस्ला। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको एम्पलीट्यूड बताना है बेटा, तो बहुत सिंपल है, E नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। लगभग दोनों पेपर में इससे पहले ये क्वेश्चन वहां पर प्रेजेंट था। E नॉट इज इक्वल टू बी नॉट, जो कि दे रखा है 610 नैनो, मतलब 10⁻⁹, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8। क्लियरली समझ में आता है सर, 8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 और 1 0 ये रहा, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 2 0, ये 0 और 8 0, 9 0, इस 9 0 को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास ऑप्शन में बचेगा सिर्फ 3 इंटू 61, तो 61 इंटू 3 मतलब 18 और 3 183। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या बेटा? तो E नॉट का वैल्यू 183 न्यूटन पर कूलम। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। अगेन आगे देखा जाए तो मैच द फॉलोइंग लिस्ट है, इस लिस्ट को मैच करना है। सबसे पहले ही ऑप्शन दे रखा है इंपिडेंस ऑफ सीरीज आरसीएल सर्किट एट रेजोनेंस। सर अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा, तो आप जानते हैं एलसीआर सर्किट में आर जो होता है अनुनाद की कंडीशन में, आर और जेड, मतलब जेड जो होता है आर के ही बराबर होता है, और आर जो है जेड का मिनिमम वैल्यू है, तो ये मिनिमम वाला ऑप्शन सही है, ए का आएगा थर्ड। तो पहले ए का थर्ड किस किस में दे रखा है सर? इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा। बी से क्या हम मैच कर पाएंगे? अच्छा, और कौन है जो बहुत सिंपल है, देखते ही बन जाएगा तुमको, वो है सर ये रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन अ डीसी। डीसी के अंदर यानी दिष्ट धारा परिपथ में कैपेसिटर काम ही नहीं करता, मतलब इसका जो रिएक्टेंस है ना, इसका जो प्रतिरोध है सर वो अधिकतम होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब डी का आएगा 4। क्या इन दोनों में से कोई है? डी का 4 और डी का 4। अच्छा, दोनों में ही डी का हम लोगों को 4 देके रखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब हम लोगों को चेक करने के लिए कि ए होगा या बी होगा, या तो हम सी चेक करें या फिर हम लोग
बी को चेक करें। और बड़ा ही सिंपल है सर, जो एलसीआर सर्किट हम लोग पढ़ते हैं सर सीरीज में, सीरीज एलसी सर्किट, वो वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, आउट ऑफ फेज कर देता है। मतलब बी का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा वो सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यह ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है क्योंकि बी जो है सेकंड ही आंसर दे रहा है। ठीक है, और पैरेलल में एक ही बच गया हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाफ लाइफ ऑफ दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर इतना। तो सर हाफ लाइफ का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693। अब दो हाफ लाइफ दे रखे हैं तो हम लोगों को लैम्डा और हाफ लाइफ का ही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बना लेता हूं बेटा मैं, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। क्या दे के रखा है सर? तो हाफ लाइफ दे रखा है 5 और 7.5, ये ले लिया सर। और पूछा है द रेशियो ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 तो निकल ही रहा होगा, जैसे 2.5 से 2 बार कटेगा और ये 3 बार 2/3, लेकिन अपने से लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 थोड़ी पूछा है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो ये आ जाएगा 3/2 एंड इट इज आवर करेक्ट आंसर। 3/2 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखें। A molecule of substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 1031 कूलम मीटर। बेटा कूलम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं समझे इसे, क्योंकि ये P की वैल्यू दे रखी है और P की वैल्यू कितनी है 10⁻³ कूलम मीटर। अ मोल ऑफ कितनी क्वांटिटी है सर? 1 मोल क्वांटिटी है, एक मॉलिक्यूल का नहीं निकालना, एक मोल का निकालना है। ठीक है, एक मोल सब्सटेंस अगर 100% पोलराइज्ड हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁸ वोल्ट पर मीटर। ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है सर E। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल 60 डिग्री। तो अगर मैदान की दिशा को, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को 60 डिग्री से रोटेट कर दिया जाता है, तो फाइंड द हीट एब्जॉर्ब, हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग द डायपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब अपने को हीट निकालना है, वर्क का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वर्क जो होता है वो होता है सर PE1 - cos थीटा। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमको पहले भी देखने को मिला है। P की वैल्यू हमारे पास है सर 10⁻³ E की वैल्यू 10⁸ 1 - cos 60। सर cos 60 तो 1/2 हो जाता है, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, 8 चला जाएगा 10⁻⁻23 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपॉन में 2। सर लेकिन ये जो हीट रिलीज होगी ना, ये एक मॉलिक्यूल की वजह से है। अगर हमको हीट रिलीज 1 मोल की वजह से करना पड़े तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? वर्क अगर टोटल निकालना है तो 6 × 10⁻23 टाइम्स 6.023 होता है, पर अप्रोक्सीमेटली हम उसको 6 मान करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सर n टाइम्स, और 1 की वजह से कितना है 10⁻⁻23 अपॉन 2। तो देखिए क्या हो रहा है, 23 से 23 कैंसल, 2 से 6 कैंसल 3 टाइम्स। तो जो टोटल वर्क है 1 मोल के लिए वो 3 जूल का वर्क हमको करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हीट रिलीज हो रही है तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी वुड बी सुटेबल फॉर बियॉन्ड द हॉरिजॉन कम्युनिकेशन यूजिंग स्काई वेव्स। स्काई वेव्स यानी आकाश तरंगे, यानी व्योम तरंगे, इनका जो बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहता है ये 30 मेगाहर्ट्ज तक रहता है। 30 मेगाहर्ट्ज, तो ये मेगाहर्ट्ज में होगी पहली बात, तो गीगाहर्ट्ज में नहीं होगी, और ये किलोहर्ट्ज में भी नहीं होगी। 10 मेगाहर्ट्ज इसी रेंज में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है?
क्योंकि ये क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि 1 और ये 10 की घात 4 हर्ट्ज, यानी ये 10⁻⁻2 मेगाहर्ट्ज, 1/100 मेगाहर्ट्ज, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम जानते हैं 30 मेगाहर्ट्ज तक, 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 काफी अच्छा क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी है, समविभव पृष्ठ बना है, और आपको बताना है कि फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू कितनी है और उसका डायरेक्शन कितना है। सबसे पहली बात मैं यहीं पे बना लेता हूं सर, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ये 90 डिग्री। क्यों सर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो एक बात तो कंफर्म है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा, क्या इसका एंगल हम बता सकते हैं सर? ये देखिए ये फील्ड है, यहां से कितना एंगल, तो ये यहां तक, यहां से यहां तक 90 और ये 30, 120। ओ माय गॉड, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आप इसको अगर करना चाहें तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, इंटेंसिटी E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। बस याद रखिएगा, क्योंकि हम लोगों को यहां डायरेक्शन भी लेनी है, तो अगर मैं इस डायग्राम में इसको फील्ड बना रहा हूं तो मेरे को डिस्टेंस ये वाली लेनी है, और डिस्टेंस हमको ये वाली देके रखी हुई है। ये 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको 10 सेंटीमीटर का ये हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 है। dr का 60 डिग्री वाला कंपोनेंट है ये, तो यहां हम dr नहीं लेंगे, dr cos 60 ले लेंगे। तो वैल्यू भी रख के देख लेते हैं सर। इंटेंसिटी में dV कितना है, चेंज इन पोटेंशियल 10 वोल्ट का है सर। डिस्टेंस कितना है सर, ये 10 सेंटीमीटर का cos 30। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटी मतलब 10 की घात -2, 10⁻⁻2, और cos 60 तो सर 1/2 होता है, ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कैंसल, 2 और 10⁻⁻2 पर जाएगा तो 200 वोल्ट पर मीटर, जो कि ऑप्शन भी हमारा वैल्यू भी मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ये इक्वेशन हो सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में है, तो आप सभी को पता होगा सर, एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि जो एच न्यू होता है ना, वो होता है फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू EV0। ये आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस EV0 हमको देके रखा है, बोल रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड, द इक्विपोटेंशियल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। तो पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लेता हूं बेटा, मैं V0 निकालना चाहता हूं, फाई को इधर ले जाता हूं, EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। E को अपॉन में पहुंचा दूं दोनों के, तो कितना आ जाएगा सर, V0 इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन E माइनस फाई अपॉन E। ये V0 आ गया सर। अगर सर मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा ये नहीं पता कितना हो जाएगा, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा ये पता है। मान लो बदल करके स्टॉपिंग पोटेंशियल VO0 हो रहा है, और इसके लिए कब हो रहा है, जब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को कर दिया है डबल। क्लियर है क्या बात ये? तो सर ऐसी कंडीशन में ये जो V0 डैश जो है, इसकी वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू से कितनी होगी, तो सर वो निकालने के लिए हम लोग क्या करें, इस एच न्यू की वैल्यू यहां रख देते हैं। देखो ये जो एच न्यू है, पुरानी इक्वेशन का एच न्यू, इसको मैं यहां पुटअप कर रहा हूं, देखो क्या बनता है, बना के देखते हैं। देखो VO0 इज इक्वल टू 2, और एच न्यू की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, एच न्यू की जगह लिख रहा हूं सर EV0 प्लस 5।
माइनस में फाइव अपॉन ई एज इट इज, ये बटेगा ई है सर, इसके बटे में अलग, इसके बटे में अलग, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 2 का अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी ओ डैश इज इक्वल टू 2 वी नॉट प्लस 2 फाइव अपॉन ई माइनस 5 अपॉन ई। सर 2 5 अपॉन ई में से एक 5 अपॉन ई निकल जाएगा, तो वी ओ नॉट क्या बचेगा, ये बचेगा 2 वी नॉट प्लस का 5 अपॉन ई। क्लियरली आप देख पा रहे हो सर, वी नॉट को डबल करके, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, उससे भी ज्यादा वी नॉट हमारा आया है, उसके बाद भी हमको 5 अपॉन ई प्लस करना पड़ा है। मतलब सर ये जो वी नॉट है 2 गुना से भी ज्यादा है, बिकम्स मोर देन डबल, तो ये मोर देन डबल है, डबल से भी ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा आपको इसमें टाइम भी देना पड़ेगा, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है सर, यहां क्लियरली देखिए बी ऑप्शन लगभग सब में है, डी भी अपने को, डी ऑप्शन सब में नहीं है, तो डी को अपन पहले चेक कर लेते हैं। डी को चेक कर लेते हैं। फोटो डायोड कैन यूज एज अ फोटो डिटेक्टर टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल। तो सर फोटो डायोड का उपयोग हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल का पता लगाने के लिए कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी तो एक करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, तो सर ये दोनों तो हमारे आंसर गलत ही हो गए। आगे देखिए सर डी तो दोनों में है, ए भी दोनों में है, सी और बी को हम लोग चेक कर सकते हैं, सी बी और ई को। ठीक है, तो हम लोग सी और बी को, सी को पहले देख लेते हैं। सी समझ में आ जाएगा, फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू ऑप्टिकल रेडिएशन, जो कि गलत है सर। फोटो इलेक्ट्रिक जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं वो लाइट को करंट में कन्वर्ट करते हैं, ना कि इलेक्ट्रिसिटी को ऑप्टिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। मतलब सर सी गलत था तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब सर सी को छोड़ के बाकी सारे सही हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, इन सेमीकंडक्टर डायोड कैरियर आर जनरेटेड बाय फोटो एक्साइटेशन, बिल्कुल सही है। अर्धचालक में प्रकाश के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जाता है। When the photodiode is illuminated with light with greater energy than energy gap, तो ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं, बिल्कुल सही है। और जेनर डायोड जो है इसको हम लोग आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से रखना पड़ता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ई भी, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी था बेटा, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें हम लोग, क्या बोल रहा है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, म्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी मतलब म्यू बी, तो हम जानते हैं दोनों बराबर ही होते हैं। तो अगर ये बराबर है, दोनों का रेशियो जो होगा इट विल बी इक्वल टू 1, यानी ये ऑप्शन नंबर बी सही है ना। ये ऑप्शन नंबर बी है, ए है, ये सी है और ये डी है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, ये वाला हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, द इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ इट्स लेंथ इज डबल। अगर एक वायर की लेंथ डबल, तो सर ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आप देखते ही बता सकते हैं कि अगर आपने L को 2 टाइम्स बढ़ा दिया है तो आपका जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, 2 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स वो बढ़ने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, मैच द लिस्ट है। अब इसमें भी आप ध्यान से देखें, किसको आप बिल्कुल पहचानते हैं, जीरो जरूर पहचानता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल में एक और है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल शेल के अंदर, एक खोखले गोलाकार गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो सर बी का फर्स्ट, अब देखो बी का फर्स्ट किस किस में दिया है, बी का फर्स्ट इसमें दिया, ये हो सकता है। बी का सेकंड दिया है, गलत है। फोर्थ दिया है, अच्छा बी का फोर्थ दिया, ये भी गलत है। बी का सेकंड दिया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
एक भी अगर आपको प्रॉपर करेक्टली याद है तो मैच द कॉलम सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इसको स्मार्टली सॉल्व करोगे बेटा तो बहुत ही जल्दी आप इसको बना लोगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ऑर्डर अपोजिट होता है। मैं वेवलेंथ का ऑर्डर बना देता हूं बेटा। वेवलेंथ क्या होती है? तो वेवलेंथ होती है सर, क्या होता है? गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, आईआर, ठीक है, फिर माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बोला है सर वेवलेंथ अगर होती तो इधर बढ़ती, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी है तो इधर बढ़ रही होगी। फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही होगी मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा एरो हम लोग लगा सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इधर से मेरे को गिनना चालू करना पड़ेगा। पहले क्या माइक्रोवेव, रेडियो वेव है? बिल्कुल है, सी वाला ऑप्शन है, तो सबसे पहले तो सी ही आएगा। ये दोनों ही गलत हो गए। फिर आईआर है क्या सर? इसमें आईआर भी है, डी वाला, तो इसके बाद आएगा डी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गलत हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। एक पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड, उसको कैसे यूज किया जा सकता है? डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में, बिल्कुल गलत है। हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा इसका उपयोग एक रेक्टिफायर की तरह, पीएन संधि डायोड का उपयोग हम एक दिष्टकारी की तरह, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में हम पीएन संधि डायोड का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है बात ये? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले लिख लेता हूं, सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ए बी वायर का पोटेंशियल लेंथ जो उसकी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं चीजें। डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियल मीटर वायर, तो सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो होता है वी ए बी अपॉन एल, पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ को अगर आप कम करोगे तो सेंसिटिविटी कम होगी। आपको सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, तो पहला तो गलत हो गया सर। इंक्रीज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, आप पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी आपकी कम हो जाएगी। ये भी गलत है, हमको तो बढ़ाना है। डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर दो। आपने एक पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कर दिया, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे देखिए हम, इफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर सर वो पैरेलल चल रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और उसका जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, एक सरल रेखा होगा, है ना। जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाता और वो एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन पे सीधे सीधे चल करके निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 47 देखें। अ डेंटिस्ट हैज अ स्मॉल मिरर ऑफ फोकल लेंथ 1.6 मीटर। 1.6 मीटर की फोकल लेंथ है एक मिरर की, तो फोकल लेंथ ले ली सर मैंने 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन दूसरा डिस्टेंस मिलीमीटर में दे रखा है, तो एक काम करता हूं, इसको लिख देता हूं 16 मिलीमीटर। ठीक है, ही ऑब्जर्व द कैविटी इन द टूथ ऑफ अ पेशेंट बाय होल्डिंग द मिरर एट अ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस भी हम लोगों ने ले लिया सर 8 मिलीमीटर का फ्रॉम द कैविटी। द मैग्निफिकेशन इज, मैग्निफिकेशन कितना होगा? m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। क्लियर है क्या ये? तो यहां देखा जाएगा सर हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना f की वैल्यू तो सर 16 हो गई, 16 माइनस 8 हो गया, 16 अपॉन 8 हो गया और इट इज 2। मैग्निफिकेशन विल बी 2। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा क्वेश्चन। क्लियर है क्या ये? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन। सर विवर्तन देखने के लिए आपको जो बाधा है रास्ते में आ रही है
उसका आकार कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो बड़ा सिंपल है, ये विवर्तन की शर्त है बेटा। स्टार्टिंग में ही हम लिखते हैं कि विवर्तन तभी देखने को मिलता है जब ऑब्स्टेकल का यानी स्लिट का साइज वेवलेंथ के आसपास हो। तो तरंग दैर्ध्य से कोई संबंध नहीं है, गलत है। बिल्कुल आधा होना चाहिए, गलत है। तरंग दैर्ध्य के समान क्रम का होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। आपके पास रेजिस्टेंस दे रखा है सर 5 ओम का, एंड इंडक्टर हैविंग इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको सर XL भी देके रखा हुआ है, वो भी है 5 ओम का। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपने ग्राफ देख के रखा होगा तो अगर R में यहां ले लेता हूं, XL में यहां ले लेता हूं, दोनों की वैल्यू बराबर है तो आंसर ठीक बीच में आएगा, यानी 45 डिग्री पे आएगा। तो फेज डिफरेंस जो होगा V का और R का, ये V है और ये हमारे पास I है। V और I के बीच का जो फेज डिफरेंस है 45 डिग्री यानी π/4 रहेगा। बड़ा सिंपल है, AC का एक बेसिक डायग्राम से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास है, इन अ पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम। संतुलन की कंडीशन में पीएन जंक्शन प्रसार धारा हावी होती है, बहाव धारा हावी होती है, मतलब डिफ्यूजन से करंट ज्यादा आता है, ड्रिफ्ट से तो सर कोई करंट ही नहीं आता। जो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ये सही आंसर होगा। जभी तो हम इसको बेटा क्या बोलते हैं, जभी तो हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, क्योंकि इससे कोई धारा ही नहीं प्रवाहित होती। क्लियर है? चलिए तो इसी के साथ बेटा हमारा ये पेपर पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। आपने इससे पहले के जो पेपर है उनको अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं किया हो तो उसे भी जाकर के अच्छे से सॉल्व कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।